बड़े जो हैं उनका अभिवादन है। ये वाला जी, मेरा नाम ऋषि वर्मा है, ये मेरे पापा है, पापा के नाम ये है। अब हम 1.5 साल पहले यहाँ पे इंडिया आ गए अमेरिका से, ये गुड़ पाउडर फैक्ट्री लगाने के लिए। पापा बार बार बोलते रहते थे, थोड़ा 1 साल जहाँ पढ़ने के बाद हम सीख गए कि बिजनेस करना अच्छा आइडिया है और इंडिया में बहुत फ्यूचर है, बहुत ग्रोथ होने वाला है। आगे का फ्यूचर इंडिया में है, अमेरिका में नहीं है, इसलिए हम अमेरिका से देखिए बहुत काम की बात बता दी, अपन परिवार की चर्चा कर रहे हैं और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे और उसके बाद में बैतूल से बाहर जाए और यदि कहीं बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई पहुंच गया है तो फिर विदेश जाए। और विदेश का वीजा ऐसा है कि आजकल 1 लाख करोड़ रुपए के विदेश में मिलना कठिन हो गया। ऐसे में एक व्यक्ति लौट के आ रहा है, अब इसको देखना फैक्ट्री बिजनेस तो अच्छा देख रहा है, परिवार में ऐसा मिलेगा 6-10 लाख में करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। वर्तमान समय में हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली सिर्फ 2 काम कर सकते हैं सोच के स्तर पे। वर्तमान में हम चिंतन कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, और वर्तमान में हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि भूतकाल में क्या हुआ है। वहां से जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो भविष्य के लिए हम कर्तव्य कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, वो सिर्फ वर्तमान में ही संभव है। तो परिवार के बारे में अगर हम समझें तो थोड़ा सा भूतकाल में जाना पड़ेगा कि परिवार की व्यवस्था हजारों सालों पहले जब हम शिकार करते थे तब बननी शुरू हुआ, क्योंकि आदमी जो है कमजोर होता था तो उसको शिकार करने के लिए सब लोगों को साथ में रखना जरूरी होता। फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आया, एग्रीकल्चर यानी कि खेती हमारी सबसे पहली टेक्नोलॉजी। खेती करने के कारण जो है परिवार बढ़ना शुरू हुआ, परिवार से गांव बना, और खेती में उपज एक्स्ट्रा होने की वजह से ट्रेड शुरू हुआ। तो गांव से ट्रेड जब आगे बढ़ना शुरू हुआ तो वो सिटी में कन्वर्ट हुआ। पर जमीन पे आधारित व्यवस्था रही और इसीलिए परिवार जितना संपन्न होता था उतने ही ज्यादा परिवार का संयुक्त होना जरूरी होगा। फैक्ट्री सिस्टम आने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी के इजाद के बाद, फैक्ट्री सिस्टम आने के बाद ये एकल परिवार की कल्पना बननी शुरू हुई और सिटीज में जहां जहां फैक्ट्रीज थे लोग गांव छोड़ करके बाहर आने शुरू हो गए और माँ बाप, पति पत्नी, 2 बच्चे, ये वाली व्यवस्था वहां से शुरू हुई और वो व्यवस्था अभी तक चलती आ रही है, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि ये टूट रहा है परिवार। लेकिन मैं आपको बताऊं भविष्य जैसा दिख रहा है, आज लोगों के पास वापस संयुक्त परिवार बनने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक टेक्नोलॉजी आ चुका है। तो आज से 10 साल बाद की अगर हम कल्पना करते हैं तो हमें ये दिखता है कि हमारी आधी गाड़ियां ऐसी होंगी जो बिना ड्राइवर के चलती हैं। मैं 2007-8 में पहली बार यूएस गया था सर, वहाँ अमेज़न का मैंने सेंटर देखा था। वहाँ हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट होता था जो कि उनके सेंटर्स में सामान को एकत्रित करते थे और वहां से वो भेजा जाता था। अभी पिछले साल मैंने अपनी टीम भेजी थी वापस से अमेज़न में। वहां आपको जान करके हैरानी नहीं होनी चाहिए कि वहां जहां 4000 आदमी होते थे आज वहां 4 आदमी एम्प्लॉयड है, बाकी सब रोबोट्स हैं। और वो रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विप्ड है, वो अपने आप को चार्ज पे भी लगाते हैं। दिन भर रात भर वो वहां काम करते हैं, उनको छुट्टी नहीं चाहिए, उनको स्मोक ब्रेक पे भी जाने की जरूरत नहीं है, उनको टॉयलेट जाने की भी जरूरत नहीं है। अमेज़न की एफिशिएंसी 100 टाइम्स बढ़ रही है। अब आप सोचिए आज हमारे देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन कौन से सेक्टर्स में है? सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में, फॉलोड बाय टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, उसके बाद कंस्ट्रक्शन। अब ये तीनों चीजों में आप देखिए मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन कैसे संभव है। हर वो काम जो आदमी कर सकता है वो काम आज रोबोट करने जा रहा है। उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। डेवलप्ड कंट्रीज में आपका सामान डिलीवर करने के लिए भी अब आदमी की जरूरत नहीं है, वो ड्रोन से जीपीएस लगा हुआ है उसमें, वो सेंटर से सामान उठाएगा, आपके घर के एड्रेस पे आप करके वो डिलीवर कर देगा।
पेमेंट आपने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कर दिया। तो अब आप इमेजिन कीजिए आज से 10 साल बाद 2035 में एग्रीकल्चर, छोटे छोटे जो किसान हैं वो छोटी छोटी जमीनें जो कि 1 एकड़ से भी कम है वो सारी एकत्रित होंगी, क्योंकि मैकेनाइजेशन तभी पॉसिबल है जब जमीन का टुकड़ा पड़ा हो। तो आप सरकारें पूरी दुनिया में देखिए तो जमीन के ऊपर कानून लाने की कोशिश वो सिर्फ इसीलिए है ताकि जमीन का टुकड़ा पड़ा हो, ज्यादा से ज्यादा मैकेनाइजेशन हो सके, यानी कि उपज बढ़े और कैपिटलिस्ट क्लास उसमें रिच हो सके। वो पूरा का पूरा सिस्टम ऑलरेडी पूरी दुनिया में आ रहा है। अब ऐसे में अगर रोजगार नहीं है और आप एकल परिवार में हैं तो आपके पास कोई बहुत अच्छा भविष्य आपका नहीं दिख रहा है। संयुक्त परिवार के अलावा अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और जिस तरीके से हम महिलाओं को ट्रीट करते रहे हैं अपने परिवार में अब वो भी संभव नहीं है। अब उनको भी बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो महिला से, आप सास हो, ससुर हो, पति हो, बेटे हो, बेटी हो, कोई भी। जिस तरीके से महिलाओं के साथ ट्रीटमेंट पीछे तक चलता रहा है अब वो आगे वैसा संभव नहीं हो पाएगा। तो मेरा आपके मन में से पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरी बातें आप लोगों को थोड़ी किताबी लग सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं चीजों को बदलते हुए देख रहा हूँ शायद काश आप लोग भी देख पाए उसको, और उसके हिसाब से आज अगर हम प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो शायद 10 साल बाद हम उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हो पाएंगे। वो प्रॉब्लम तो हमें पता है क्या है, लेकिन उसका सोल्यूशन अभी हमारे में से किसी के पास नहीं। वो सोल्यूशन क्या हो सकता है, ऐसी बड़ी चर्चाओं से निकल के आ सकता है। तो मैं भी देखना चाहूंगा कि ये चर्चा आगे सुनील भाई कैसे चल रही है। प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रख दिया है, सॉल्यूशन के ऊपर अगर कुछ आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही आनंद आएगा मुझे भी, मैं भी लाभान्वित होऊंगा, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डिस्कशन। ये चर्चा मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे आगे बढ़ रहा है। हमारा पुराना पर्सपेक्टिव में ही अगर हम चर्चा करेंगे तो हम वहीं गोल गोल घूमते रह जाएंगे। मैं सिर्फ आपके सामने भविष्य के बारे में एक रेफरेंस रखना चाह रहा था ताकि आप अपनी चर्चा को उस दिशा में ही एक बार देख सकें। और यहाँ उपस्थित हमारे सब वरिष्ठ जन, मान्य शक्ति बंधु एवं भगिनी, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज परिवार पर चर्चा के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जो कि इस समाज की मुख्य धुरी है। कई तरह के आचार विचार चर्चा ये सब चलती रहती है। विघटन इसी कारण से हुआ कि हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था की जो है वो गड़बड़ हो चुकी है, और पारिवारिक की व्यवस्था जो है उन व्यवस्थाओं पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे। जो इस विषय पर अपनी चर्चा देंगे तो मैं थोड़ी सी चर्चा से वो कहां से लागू होती है कि हमको कैसा पहनावा पड़ेंगे, उसके हिसाब से कैसे विचार बनेंगे, कैसे प्रकार की हम पृष्ठभूमि हम भारत की देखना चाह रहे हैं विश्व पटल पर। विकसित राष्ट्र की जब हमारी सनातन संस्कृति, हमारी भाषा और हमारी भूषा, भगवान श्री गणेश का भी परिवार है, भगवान श्री राम का भी परिवार है, भगवान श्री कृष्ण का भी, और वो उन परिवारों पे जब हम बात करते हैं और उन परिवारों को ये आज पूरा भारत दे रहा है, हम सब उसके अनुयायी हैं और उसी परंपरा पे आज ये धर्म की बात हो, और उसी के कारण आज हम सब इसके बाद में भी एक खड़े हुए। परंतु उन्होंने अपने दोस्त का, अपने मित्र का बनाया। एक परिवार वो था जहाँ पांडवों का सब लोग मिलकर अगर साथ लड़ाई लड़ी है तो इस बातों से महाभारत का ये हम सब निश्चय करें कि हम सब पहले अपने परिवार को जोड़े, वहां से बने शिक्षा की आवश्यकता बना रही, हमको अपने स्वार्थ से ऊपर उठने की आवश्यकता होगी। उसी कार्यक्रम में दूसरा सीट मैंने बढ़ दिया,
इससे बाद हम के संस्थापक आदरणीय श्री द्वारा उपस्थित हुए बड़े भाई जी हमारी प्रिय भाई अंजू दीदी दिनेश जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे सुनील देवी गुंजा सिंह अन्य सभी वक्तागण अतिथिगण उपस्थित देवप्रिय भाइयों एवं सिद्धि स्वरूपा आज की परिचर्चा बहुत अच्छे विषय पर रखी गई है और मैं समझता हूँ कि आज के समय की बहुत आवश्यकता है इस तरीके की परिचर्चाएं होती रहना चाहिए। जैसा कि अभी दिनेश जी ने कहा है हमारा भारत हमारा राष्ट्र जगत गुरु था जगत गुरु है और जगत गुरु रहेगा। तो भैया बहनों हमारा भारतवर्ष जगत गुरु कैसे था? हमने जगत को शस्त्रों से नहीं जीता था, हमने जगत को विश्व को किसी प्रकार की बल से बल प्रयोग से नहीं जीता था। हमारे राष्ट्र की जो परंपराएं थी, हमारी संयुक्त परिवार परंपरा, हमारी संस्कार परंपरा और हमारा आधार, यही था हमारी एक शक्ति जिससे हम विश्व गुरु थे। वर्तमान परिवेश में हमारे परिवार विघटित हुए हैं। इसका कारण एक भी समाज ऐसा नहीं है जो बैतूल में रहता हो। जैसे कोई समाज बाहुल वाले हैं तो वो लोग ज्यादा आएंगे, लेकिन सभी समाज के लोग, सभी मध्य समिति के लोग, संस्थाओं के प्रमुख लोग भी सभी लोग इसमें हाजिर हुए हैं। और जो इसका निचोड़ निकलेगा इसका श्रेय भी उन्हीं लोग को है, और यदि गलत निकलेगा तो उसके जिम्मेदार भी वही साबित। ये जहाँ तक बात आती है कि घर किसे कहते हैं, घर केवल 4 दीवारियों से बंधा हुआ एक मकान को ही घर नहीं कहते। घर वो होता है जहाँ पर विशेष सुबह सुबह ही प्रेम का दिया जलता है और शांति की चादर ओढ़ करके सोया जाता है, और जहाँ स्वयं ईश्वर निवास करते हैं, जहाँ पर मैं नहीं हम का वास होता है, हम उसको घर कह सकते हैं। और अभी बात चल रही थी, मेरे पास में भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब भी विशेष नारी शक्ति को कह रहे थे कि नारी शक्ति के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये सब बातें जब मैं सुन रही थी तो मन में संकल्प चल रहे थे, घर केवल नारी शक्ति ही नहीं, पुरुष शक्ति भी चाहिए, क्योंकि घर परमात्मा शिव के संतान सम्मानित मंच और हमारे सामने बैठे हुए नगर के सभी बुद्धिजीवी भाइयों और बहनों, माताओं, आज बहुत ही सुंदर विषय यहाँ पर रखा हुआ, और जैसे कि घर से शुरुआत हुई कि घर सुधरेगा तो जग सुधरेगा, और साथ साथ घर की जहाँ तक बात आती है कि घर किसे कहते हैं, घर केवल 4 दीवारियों से बंधा हुआ एक मकान को ही घर नहीं कहते। घर वो होता है जहाँ पर विशेष सुबह सुबह ही प्रेम का दिया जलता है और शांति की चादर ओढ़ करके सोया जाता है, और जहाँ स्वयं ईश्वर निवास करते हैं, जहाँ पर मैं नहीं हम का वास होता है, हम उसको घर कह सकते हैं। और अभी बात चल रही थी, मेरे पास में भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब भी विशेष नारी शक्ति को कह रहे थे कि नारी शक्ति के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये सब बातें जब मैं सुन रही थी तो मन में संकल्प चल रहे थे, घर केवल नारी शक्ति ही नहीं, पुरुष शक्ति भी चाहिए, क्योंकि घर जहाँ पर हम सभी उसकी ईंटें होती हैं,
और अगर एक भी ईंट कमजोर हो जाए तो घर को ढहने में ज्यादा देर नहीं लगती। और घर बनता है श्रेष्ठ संस्कारों से। अब प्रश्न आता है कि संस्कार तो हमने 16 किए हुए, अभी हमारे कैलाश भाई साहब भी संस्कारों की बात कर रहे थे, जो कि हमारी सनातन परंपरा है। लेकिन इसके साथ साथ संस्कार, जिसको अगर गहराई से देखा जाए, जिसको हम अपने नेचर भी कह सकते हैं, संस्कार हमारे यहाँ मन में कब आते हैं, जीवन में कौन सा रोल अदा कर देते हैं? क्योंकि संस्कार का जो बीज होता है वो होता है व्यक्ति के विचार। विचार जो हमारे मन में चलते हैं, फिर वो धीरे धीरे हमारे कर्म बनते जाते हैं, हम कर्म करते हैं। विचार से वाणी बनती है, वाणी से कर्म बनते हैं, कर्म हमारी आदत बन जाती है जो हम बार बार करते हैं। और वही फिर धीरे धीरे जो हमारी नेचर में प्रवेश कर ले, उनको कहा जाता है संस्कार। अब अगर हम जग को सुधारने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें पहले अपने घर को ही सुधारना होगा। लेकिन घर की भी पहली इकाई क्या है? हम स्वयं। अगर हम स्वयं ही सुधर जाते हैं, अगर हम स्वयं ही अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं है जब ये संसार जो है बहुत ही श्रेष्ठ बन जाए। और साथ साथ कहा जाता है कि जो हम अपने बच्चों को संस्कार रूपी बीज बोते हैं, हम अपने बच्चों में जो संस्कार रूपी बीज बोते हैं, समाज में वही फल बनकर उसका परिणाम आज हमारे सामने होता है। आज हम परिवार की बात कर रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता के बारे में भी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी, शायद मेरे मन की भावना है, आज ये बहुत सारे युवा वर्ग ऐसा है जो परिवारों में विश्वास नहीं रख रहा है। जैसे सुनील भाई जी ने भी मेरे सामने उदाहरण दिया था, मुस्कान का उदाहरण दिया था, एक सोनम बहन का उदाहरण दिया था, इन लोगों की एक विवाहिता का। तो आज युवा वर्ग जो है हमारा ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो वो परिवारों में कम विश्वास रखते हैं। और इसीलिए आज हमारे समाज के अंदर लिविंग की परंपरा को सभी ने बंद जुबान से, खामोशी से कहीं ना कहीं उसको मोहर लगाई है। जबकि शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए? अपने घर से, अपने परिवारों से और स्वयं से। क्योंकि हम जो करते हैं उसका असर हमारे बच्चों के ऊपर आता है। बच्चे भले बोलते नहीं हैं, लेकिन वो जो देखते हैं वो करते जरूर हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम अपने बचपन में धारणा बना लेते हैं और चुपचाप रहते हैं, और जब हमें उसका मौका मिलता है तो हर आत्मा के अपने अंदर के संस्कार प्रकट हो जाते हैं। जब भी मौका मिले अकेले रहने का, बाहर जा करके पढ़ने का, तो वो संस्कार अगर हमें घर से अच्छे नहीं मिले होंगे तो खराब संस्कारों को पनपने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए संस्कारों के ऊपर हमें विशेष ध्यान रखना है। हमारा ब्रह्मा कुमारी का एक प्रोजेक्ट चलता है, मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना। हम एक मूल्यनिष्ठ समाज बनाना चाहते हैं। शायद ये भी वही है, नाम अलग है, लेकिन उसका देश घर बता दिया गया। मूल्यनिष्ठ बनाने के लिए हमें पहले अपने अंदर वैल्यूज को लाना होगा। सनातन संस्कृति की हम बात कर रहे हैं। आज हमारे सनातन धर्म में हम अपनी रामायण को ले लें, हम अपने महाभारत को ले लें, वो दो ही बातों के ऊपर विशेष केंद्रित है। रामायण
जहां हमें मर्यादाओं का पाठ पढ़ाती है, महाभारत जो कि हमें समझाती है कि अपने वचनों के ऊपर अटेंशन दें। हमारे सामने उदाहरण है ना, द्रौपदी ने दो ही को शब्द बोले थे, ज्यादा थोड़ी बोले थे। अंधे की औलाद अंधे, महाभारत रचा गया। मंत्रा जो थी वो दूसरों की, मंत्रा जो थी उसने उल्टी सीधी बात सुनाई और केकई ने उसकी मत पर चली और सारी मर्यादाएं तार-तार हो गई और उसका परिणाम हम सभी जानते हैं। तो अगर हम सचमुच में सनातन संस्कृति के रक्षक हैं, तो क्या हम सिर्फ रामायण पढ़ेंगे, महाभारत सिर्फ टीवी पर देखेंगे, या उन जैसी मर्यादाओं का पालन करेंगे? अगर हम मर्यादाओं का पालन नहीं करते और अगर हम सिर्फ रात भर रामायण पढ़ते हैं, तो इससे हमारे संस्कार श्रेष्ठ नहीं होंगे। रामचंद्र जी के जीवन पर नजर डालें ना, एक एक संबंध की मर्यादाएं बताई गई, उन मर्यादाओं का पालन करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी पालन करें। यही होगा श्री रामचंद्र जी का दिल से सम्मान करना। और साथ साथ कहते हैं ना, ये जो जुबान है इसके अंदर हड्डी मांस नहीं है, लेकिन ये चाहे तो किसी को तख्त पर बिठा दे और चाहे तो किसी को तख्ते के ऊपर चढ़ा दे। इस जवान का इतना ज्यादा महत्व। तो घर को सुधारने के लिए हमें अपनी जवान के ऊपर भी, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे वो नारी वर्ग, हम सभी को अपने घर को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी जुबान के ऊपर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शब्दों से ही व्यक्ति की पहचान होती है। आज अगर हम घर में गाली गलौज करते हैं, हम क्या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? आज हम किसी के लिए आगे पीछे से उल्टा बोल रहे हैं और फिर हम कहते हैं नमस्ते करो, पढ़ाया है नमस्ते करो। नमस्ते करना तो सिखा दिया, लेकिन उनके प्रति श्रेष्ठ भावना वो हम कैसे सिखाएंगे जब हमें एक दूसरे के प्रति मन के अंदर खराब संकल्पों के अगर बीज नहीं बोते हैं, तब तक हमारे सामने श्रेष्ठ परिणाम भी नहीं आए। तो अपने घर के लिए हमें पहले अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा, मूल्यों से अपने आप को युक्त करना पड़ेगा। कुछ ऐसी वैल्यूज है जो हर व्यक्ति के अंदर होनी ही चाहिए। प्रेम की भावना, शांति की भावना, प्योरिटी की भावना, एक दूसरे को मदद करने की भावना। मुझे याद है हम आज सुबह सुबह हमारी रोज क्लास होती है, हमारी क्लास के अंदर आज एक बड़ा अच्छा महावाक्य था, मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। और वो महावाक्य था कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक पाठ पढ़ें, और वो पाठ है दुआएं देना और दुआएं देना। वो छोटी सी बात है, आप सभी जानते हैं, लेकिन जब आप सभी इसका प्रैक्टिकल करने चलेंगे तो बहुत कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि दुआएं देना किसी के साथ मेरी बनती नहीं है, किसी ने मेरे लिए कांटे बिछा रखे हैं, क्या हम उसको भी दुआएं दे सकते हैं? अच्छा, क्या मैं सबसे दुआएं इकट्ठी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? उसके लिए भी हमें बहुत मेहनत है, क्योंकि रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तब तो किसी से दुआएं हमें बिन मांगे मिलेगी। क्योंकि प्रकृति का भी नियम है, पानी ऊपर से हमेशा नीचे की ओर बहता ही। तो अपने से बड़ों से हमें दुआएं देने के लिए उनका रिस्पेक्ट रिगार्ड चाहिए, उनकी दिल से सेवा चाहिए। हम अपने बच्चों के अंदर भी दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, इन सब के लिए हुआ खराब भावनाओं को भी जन्म लाते। हो सकता है किसी ने आपके लिए कुछ किया भी हो, मन में अच्छी भावनाएं नहीं भी हो, लेकिन आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए उन बातों को शेयर ना करें, नहीं तो बच्चे उनका रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं करें। तो ये सब चीजें हम सब अपना सकते हैं।
जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लेकर के, आध्यात्मिकता ये नहीं कहती कि आप कुछ गा ले, आप कुछ बजा ले। आध्यात्मिकता कहती है आप अपनी आत्मा का अध्ययन करें, मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, मुझे अपने आप को किन चीजों से युक्त करना है। यही है सच्ची आध्यात्मिकता, अपने आप को जानना, क्योंकि कहा गया है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानिए मैं कौन हूँ। ये तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम सभी भी तो इस संसार में एक नाटक ही तो करते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? अगर कायदे से देखा जाए तो हमने अपने ऊपर जितने भी आवरण ओढ़ रखे हैं, मैं नर हूँ, मैं नारी हूँ, मैं इस पद की हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं इस संस्था की हूँ, ये जितने भी आवरण हैं, अगर इन सभी आवरण को कुछ देर के लिए उतार दीजिए तो हम क्या बचेंगे? हम बचेंगे सिर्फ एक ज्योति बिंदु आत्मा। उसका अध्ययन करिए। आज संसार में हर आत्मा को क्या चाहिए? हर आत्मा 7 गुणों की प्यासी है। हर आत्मा को 7 गुण चाहिए और वो 7 गुण ही उसको सतो प्रधान बनाते हैं, जिसमें प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान, ये सारे के सारे गुण हैं जो हमें सतो प्रधान बनाएंगे। और इन गुणों के लिए हमें आध्यात्मिकता के शरण में जाना पड़ेगा और सभी को 1 घंटा अपने आत्म उन्नति अर्थ जरूर निकालना चाहिए। और तभी आध्यात्मिकता के द्वारा ही हम अनेक गुणों का अपने अंदर विकास कर सकते हैं, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बना सकते हैं, क्योंकि संस्कार ही एक अदृश्य धागा है जो हमारे घर को बांध कर रखते हैं। तो अभी ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहूंगी, आध्यात्मिकता के द्वारा ही हम पहले अपने आप को ठीक करें। हम ठीक होंगे तो हमारा घर भी ठीक होगा, ग्रह लक्ष्मियां भी ठीक होंगी, तो साथ साथ ग्रह के जो नारायण है उनको भी ठीक होना पड़ेगा। और विशेष इसकी जिम्मेवारी है ज्यादातर तो मैं कहूंगी बहनों की, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ 60-40 का रेशियो होना चाहिए। 60% बहनें और 40% हमारी बहन, तो दोनों के ही माध्यम से जो गाड़ी चलेगी, जो साइकिल चलेगी, आप दोनों उसके ऊपर सवार होकर के चलेंगे तो आपकी गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। अगर आप चाहे एक ही पहिए की गाड़ी चलाएं तो एक पहिए की गाड़ी तो केवल सर्कस में चलती है। एक पहिए की साइकिल देखा होगा ना, वो केवल सर्कस में चलती है और वो फिर तमाशा ही कहलाता है। तो गृहस्थी जो 2 पहियों की गाड़ी चलाएंगे उसमें नर नारी दोनों का समायोजन चाहिए, दोनों को आध्यात्मिकता की कश्ती पे सवार होना चाहिए ताकि अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे सके, तो हमारा घर श्रेष्ठ बनेगा। तो निश्चित ही है हम इस संसार को भी मूल्यनिष्ठ और श्रेष्ठ बना सकते हैं। इतनी अच्छी सोच पे एक परिचर्चा चल रही है और आप लोग सभी इतने प्रेम से इसमें जुड़े हुए हैं और इतने अच्छे से इसका श्रवण कर रहे हैं। एक 2-3 बातें बस मन में जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सुधीर भैया ने इतना अच्छा अवसर दिया, आप सभी सम्मानी मंच को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सभी के अंदर हृदय में जो परमात्मा बसते हैं उसको प्रणाम करता हूँ। और परिवार के लिए मुझे यहाँ 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, तो सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है सरलता, क्योंकि जीवन में कठिन से कठिन चीज है सरलता। जब हमें सरलता है तो परिवार एकजुट ही रहता है। त्याग, धीरज, सहनशीलता और एक दूसरे के प्रति सम्मान, वो छोटा हो या बड़ा हो, यही चीज मुझे लगता है कि परिवार में एकजुट रखने के लिए काम करती है। और सबसे बड़ी चीज माता पिता, घर में माता पिता का सम्मान।
माँ ने बोल दिया फायदा है, पिता ने बोल दिया फायदा है। और भावुक हो रहा हूँ क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि मतलब हृदय को अंदर से आइए माँ को समर्पित करते हुए एक बहुत अच्छी दो लाइनें आप सभी गुनगुनाएंगे तो और इस सभा का जो है सार्थक हो जाएगी इस सभा। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी पावन है, जग से प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और जैसा कि दीदी ने कहा कि एक पहिए पे गाड़ी नहीं चलती, सांसारिक गाड़ी तो दो पहियों की चलती है, तो पिता का भी स्थान जीवन में कम नहीं होता। दो लाइनें पिता के लिए भी हम गाएंगे। पिता पालनहार है, पिता की सर्जनहार है, पिता है जग में महान, पिता है जग में महान, जिसके दम पर हम पले, जिसके पल पर हम चले, जिसने दी हमें जान, जिसने दी पहचान, जिसने दी हमें जान। इतनी सारी शिक्षाप्रद बातें अगर हो रही हो तो सिर्फ मंच ही बचता है, सुनने वालों को खास बचता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। मैं भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जैसे पिछली बार भी मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया था। बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ मैं, क्योंकि बचपन में मैंने अपनी परदादी को भी देखा। मेरे दादा दादी तब तक रहे जब तक मैं यूनिवर्सिटी में था, मतलब काफी बड़ी उम्र तक मैंने उनको देखा। मेरे माता पिता आज भी हैं, रोज मिलते हैं आपस में, रोज देखता हूँ मैं उनको लड़ते हुए। एक चीज महसूस करी मैंने घर में से कि अक्सर ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि घर में मैंने देखा महिलाएं ताकतवर ज्यादा है, लेकिन चुप भी वही ज्यादा। और कई बार वो इतनी सटीक बातें कर जाती है कि जो घर में सो कॉल्ड पिता शक्ति है वो इतना तिलमिला जाते हैं कि वो शटअप करते हैं, शांत बैठो। शांत बैठो मतलब का क्या हुआ कि जवाब नहीं है हमारा, उस तर्क का जवाब नहीं है। और महिलाओं की सुरक्षा से लेकर के हर चीज की चिंता तो हम सबको है ही है, हर एंगल से चिंता है। तो हमने ये सोचा कि हम अपनी महिलाओं को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। वो महिलाएं जिन्होंने घर को बहुत समेटा है, बहुत बांध के रखा है, बहुत काबिल नहीं है, अलग अलग परिस्थितियों में मैंने देखा है। मेरी दादी अगर बिजनेस करती तो बहुत शानदार बिजनेस करती, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो फैमिली का बिजनेस भी बहुत अच्छा हो सकता है। और इस तरीके से बहुत जगह पे मैंने देखा कि महिलाएं कई जगह पे कॉम्प्रोमाइज करके, कई बार ज्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद भी, ज्यादा सहनशील होने के बावजूद भी, जितना उन्हें सफल होना चाहिए उतना वो सफल नहीं होगा। लेकिन वो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं मानते। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने बारे में सोचती तो मेरे बच्चों का क्या होगा। वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सास ससुर, नंद, भाभी, देवर, देवरानी, इन सब को समेट कर लेकर चलने की काबिलियत, और साथ के साथ जो प्रोफेशनली भी बहुत काबिल रह पाई हो, ऐसे लोगों को क्या हम अपने समाज से ढूंढकर उनको सेलिब्रेट करने की कोशिश और चेंज कर सकते हैं। क्योंकि
हमारी जो बच्चियां हैं, मेरी बेटी है अभी 18-19 साल की, रोल मॉडल क्या है उसके पास? आज हम चिंताएं तो बहुत व्यक्त कर रहे हैं हर जगह पे, पूरे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चिंताएं भी अवेलेबल है जो कि सच भी, लेकिन पॉजिटिविटी कहाँ है, ऑप्टिमिज्म कहाँ है? अगर हमें रोल मॉडल ढूंढना है कि भाई एक ऐसा भी तो ऑप्शन हो जिसको देख करके हमारी बच्चियों को ये लगे कि अब्दुल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बेवकूफी है वो, हमारे पास अपने रास्ते खुद के हैं, हमारा अपना तौर तरीका है। जब हम उन चीजों को, अगर हम सिर्फ डर बांटते रहेंगे और डरे रहेंगे, वो हमारा स्ट्रेंथ है। 125 करोड़, करीब 150 करोड़ के आसपास आने जा रहे हैं, उसमें से 50%, सबसे बड़ी दुख की तो बात ये है कि अब 50% भी नहीं बचे, 49% पे आ गए हुए। कई राज्यों में तो ये पॉपुलेशन, महिलाओं का पॉपुलेशन 47 के भी नीचे आ रहा है। पर एनीवेज 50% जो हमारा पॉपुलेशन है विमेन, पूरा संस्कार देख लीजिए वहीं से शुरू हो रहा है। सारा दारोमदार हमने एक तरीके से उनके कंधों पे डाल रखा है, लेकिन हम उनको सेलिब्रेट नहीं करते। तो फॉर ए चेंज बालाजी का आशीर्वाद हो, इस प्रांगण का आशीर्वाद अगर प्राप्त हो, आप जैसे भाई बंधुओं का अगर आशीर्वाद प्राप्त हो, तो शायद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है जिसमें हम आपस में एक दूसरे के घरों में, परिवारों में ऐसी महिलाएं अगर हमें मिलती हैं जिनको देख के हमें लगता है कि हाँ यार ये एक कंप्लीट वुमन है, ये हर तरीके से इस महिला ने हर विषमताओं के बावजूद अपने आप को उत्कृष्ट बनाए रखा, घर को भी संभाला, बच्चों को भी संभाला, और जरूरत पड़ी तो वो प्रोफेशनली भी हेल्प किया उन्होंने परिवारों का। ऐसे लोगों को हम चिन्हित करें, ऐसे लोगों को हम पुरस्कृत करें, और ऐसे लोगों को हम अपने सारे माध्यमों से उनको सेलिब्रेट करें। ऐसी हमारी मंशा है। अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हम ऐसी दिशा में आगे जाएंगे। एक एग्जाम्पल भी है हमारे यहाँ। अब सैन सर से मुझे दूर होना पड़ेगा क्योंकि पास में लूंगा भी पकड़ के लेंगे। एक एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ। अब मैं आपको बताऊं, खासकर के लिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। भारत में रतन टाटा जी को से लेकर के अमेरिका के भूतपूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू करता रहता हूँ, छापते रहते हैं हम लोग। मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग स्टोरीज में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने अभी तक छापी नहीं है, मुझे यही मिली है बैतूल में। आप सोचिए 1945 में एक बच्ची का जन्म होता है बैतूल बाजार में, 8वीं तक पढ़ती है सरकारी स्कूल में, विवाह हो जाता है, हस्बैंड अमेरिका में, हस्बैंड साहब ने भी पत्र लिख करके भेज दिया है काम करो तुम अमेरिका आ जाओ। अरे ऐसे कैसे आ जाओ, पासपोर्ट बनना है, वीजा लगना है, कैसे बनेगा पासपोर्ट, कैसे बनेगा वीजा, और वो भी यहाँ शहर में नहीं बनना है, बैतूल से मुंबई जाकर के बनवाना है उसको। मैं गया हुआ हूँ अमेरिका कई बार, मैं आपको बता दूं आज भी पढ़े लिखे लोग पहली बार जब उन्हें पासपोर्ट बनवाना हो, वीजा बनवाना हो और फ्लाइट पकड़ के अगर अमेरिका जाना हो, मुश्किल काम है, आसान नहीं। लेकिन आप 1966 में उस बच्ची को सोचिए, पासपोर्ट बनवाया उसने, वीजा लिया उसने, एयरलाइंस की टिकट ली, फ्लाइट पकड़ी और वो अमेरिका चली। एक शब्द अंग्रेजी का नहीं आता है। वहां जाने के बाद मैं जब पिछली बार गया था आखिरी बार, तो मुझे लगा कि मैं टैक्सी बहुत महंगी है, मैं नहीं चला सकता, टैक्सी नहीं कर सकता हूँ, मुझे रेंट पे ले लेना चाहिए गाड़ी। पता लगा वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, मुझे आदत है यहाँ राइट हैंड ड्राइव की। हालत खराब हो गई इसको सीखने में, क्योंकि आप यहाँ जहाँ जाते हैं वहां से आते हैं, आपके बढ़ने का दो। अब इस महिला के बारे में सोचिए, ये वहां गई है, इनके बच्चे हो गए हैं, बच्चों को स्कूल लेकर के जाना है, कभी टीचर मीटिंग में लेकर के जाना है, हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, आप कैसे करेंगे। इस बैतूल की बच्ची ने वहां पे लेफ्ट हैंड ड्राइव कार, पहली बार कार सीखी तो वो लेफ्ट हैंड ड्राइव कार चलानी सीखी, पूरा स्कूल मैनेज किया, बच्चों को मैनेज किया, और तो और अपना एक्सटेंडेड फैमिली। बुआ जी की तबीयत खराब है, बुआ जी को भी अमेरिका ले आओ, पैसे नहीं है साहब के पास, वो भी चिंता नहीं, लेके आओ, ठीक कर पाएंगे। सास को भी लेके आओ, सारे देवरों को लेकर के आओ, सबको लेकर के आओ। एवरीबडी शुड हैव अ गुड लाइफ। वो महिला आज हमारे बीच यहाँ उपलब्ध है, वो जयदेवी है।
Mrs. JBB Samuel. सारी सर कहते हैं यार मुझे तारीफ नहीं करवानी है, पर मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, इसमें तारीफ क्या है? अब बताइए मुझे ऐसी स्टोरीज पब्लिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लेकिन मुझे ये अनुमति नहीं, तो मैंने कहा ठीक है स्टोरी नहीं पब्लिश करते, मैडम के नाम पे। मैडम हमारी पहली सेलिब्रेशन है एज ए वुमन, और इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर के इनके जैसी और जितनी भी इंस्पिरेशनल महिलाएं हैं हमारे समाज में, वो जहां कहीं भी हो, ये बात हम सोशल मीडिया पे भी प्रसारित करेंगे। आप सब लोगों की मदद भी चाहिए हमें इसको प्रसारित करने में। ऐसी शक्तिशाली, ऐसी संवेदनशील, ऐसी सहनशील महिलाओं को हमें चिन्हित करना है और हमें उनको सेलिब्रेट करना है। इस अभियान की शुरुआत करवाना चाहता हूं मैं। आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो ये बहुत आगे बढ़ जा सकता है। बहुत और स्टार्ट में बहुत सालों से उन्होंने बातें करी है, और इसके पीछे निसंदेह बड़ा शब्द लड़ाई झगड़े बहुत सारे चले, अभी भी चल ही रहे, और इसीलिए उनको माइक नहीं देने तो सबसे पहले वो करेंगे कि सब आर्ट को बंद करो, कोई और काम चाहिए, बहुत सारे बहस। लेकिन हमारा मकसद किसी व्यक्ति को करना की जो नाम है वो जहाँ है वो पहुंच गए, 40 से अधिक हो गए, अब नाम दाम काम उसकी किसी चीज के उसको आवश्यकता है। भाई साहब बोलते हैं उनको क्या आवश्यकता नहीं है, नाम कोई चुनाव लड़ना ना तो चीजें ऐसी होना है कि उनको भी नाम, लेकिन जो परिवार को जुड़े रखे, पत्नी बच्चों को और पति को ये जोड़ने का तो डिजिटल फैमिली सब जोड़ते हैं, और जो देवर को भी जोड़ ले, जो सास को भी सह ले, एक सास भी नहीं और उनकी बड़ी सास बोलते हैं उनको भी सह ले, वो सब चीजें कर ले, तो उन सबके लिए हमने इसको दिया है। पहले उसका नाम हम लोग ने कोई दूसरी महिला के नाम से कर रहे थे, पुरानी के नाम से करें, किसी और नाम से करें, फिर बात होते होते इंग्लिश तो फिर कहा कि जैसे जो अपने उनके नाम से करें, तो फिर कई लोग ने आपत्ति उठाई, फिर चले जाके उनके नाम से होता है, तो अपने फिर चले गए। अब बाकी बच्चों को अपने बच्चों को क्या गवाही देंगे, तो भैया भी देख लो। और दूसरा ये भी दावा है और इनकी ओर से बिल्कुल अपील है, यदि कोई कमी दिख रही हो तो बिल्कुल मत करो। तो हमने एक जयदेवी जयलक्ष्मी पुरस्कार की बात रखी है, अभी इसको फाइनल नहीं किया है, सारी चीजों को विचार किया है, क्योंकि इसका भी आग्रह ये था कि इस बात से बड़े बच्चे आपके मंदिर में लिखा हुआ वर्मा जी की फोटो या मिस्टर वर्मा की फोटो नाम करेंगे, ठीक है, और हम जब तक तब तक रहेगा भी नहीं, तो उसके बाद ले जाएंगे। ऐसे ऋषि भी आए हैं, आप देखो बिल्कुल हमको गई इसी तरह मतलब ये होता है कि मंदिर इसका है 12। इसी तरीके से हम किसी का नाम जरूर रखते हैं, और क्योंकि सुधा जी का आइडिया था कि हमको नई लड़कियों नई बच्चियों को जोड़ना है, और जैसे भी नारायण जी वहां जाके सेम वगैरह वैसी जैसे भी वहां प्रोग्राम जैसा में देखकर जूडी है, तो इसका एक जूडी अवार्ड एक नाम प्रस्तावित किया गया, और उसमें 1 लाख रुपए का पुरस्कार, और जो नामांकन कर रहे हैं उनको 25,000 रुपए के पुरस्कार की बात कही। एक वेबसाइट भी बनाई गई है जिसमें आप 3 ऐसी महिलाओं के नाम दे सकते हैं जो उनके परिवार को रखती हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को शादी करना जरूरी है, जो परिवार को लेकर इन्होंने परिवार को कितना बड़ा कर दिया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप के हैं और उनके नाम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक आम जो अपने आसपास की कोई महिला हो उसका भी जरूर करें, जो संयुक्त परिवार को संभाल सकती हो। अच्छा ये विचार अच्छा है नहीं है, कहीं को पसंद आ रहा है बाहर कर बाहर भी कर सकते हैं। अच्छा चल बहुत अच्छी बात है। अब कौन कौन लोग जो हैं जो उसमें नामांकन करेंगे उसके लिए हाथ खड़े कर दो। नामांकन खुद का नहीं करना है, दूसरे को करना है, महिलाएं करेंगी। अरे किसी ग्रह लक्ष्मी को ढूंढेंगे जब वो हाथ कमजोर करेंगे, इसलिए खड़े हुए कि आप इसके बाद में आज की स्थिति में मेरे से पूछा जाए कि ऐसे आस पड़ोसी कौन सी एक महिला ढूंढ लो जो इन मापदंडों के खड़ी उतर है, जो ज्वाइंट फैमिली को लेके चलती सही कर सकते हैं, तो धर्म संकट से मुक्त हो गए, क्योंकि ना तो उसका कर पाएंगे हमारे विचार में चाहिए। भोजन बहुत आंखों से बना हुआ है, तो बालाजी को प्रसाद है, उसको लेके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है 8वीं क्लास पास लड़की बैठी हुई मैं इनसे बहुत अलग हूँ, और इनके अच्छे काम में मैंने जितनी बातें डालने की कोशिश करी अमेरिका में, पर सफल नहीं होने दिया उन्होंने।
इनके अच्छे कामों में हमारी बुआ की बहुत तकलीफ से बतुला की थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था। तो ये क्या उनको अमेरिका ले जाना नहीं थी, मर जाएंगे तो। अरे अमेरिका जुड़ी, अपने पास पैसा नहीं है, छोटे से तक काम करता हूँ मैं, कहाँ से अमेरिका ला तुम इलाज कराऊंगा? बोली भूखे रह लेंगे पर बुआ नहीं मखाते। बाकी जितना थोड़ा हुआ या गाँव की अमेरिका की इलाज कराया। जैसा कहते हैं ना, हर आदमी सक्सेस की गहरा रहती है, वो फेलियर के पीछे भी गहरी रहती है।